Hello and welcome. मैं OP Singh. I'll discuss the question. This was asked in 2020 GS paper 1 mains from the history and culture segment. तो मेरे साथ बने रहिए. हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से सिविल सर्विसेज में एग्जाम में कैसे आंसर लिखे जाते हैं. तो this question you see on this slide. Persian literary sources reflected the spirit of the age. Comment 250 words. Persian literary sources, पहले तो इसका मतलब हम समझ लें. एक तो इसमें जो वर्ड है वो ये दे रखा है Persian literary sources, ये वाला. तो एक तो ये है Persian literary sources क्या हैं, और दूसरा है स्पिरिट ऑफ द एज. स्पिरिट ऑफ द एज क्या मतलब है इसका, तो इन दोनों का मीनिंग सबसे पहले हम समझेंगे. ओके. विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, द टर्को पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इम्पोज्ड इन नॉर्थ इंडिया. दीज sultans were no doubt the Turks, but they had adopted the Turco-Persian model of the government, and naturally Persian was the official language, the language of the elites. Persian became the medium of everything that was related with the Turco-Persian government. Huge amount of literature was composed when the Afghans started rule, or even when the Mughals came to rule over India. This trend of Persian administration, or in other words we can say Persianized administrative system in North India, the situation remained almost unchanged with a little changes. थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें होता रहा. The sultans promoted the writing of the histories. ये पहली बार हुआ when the historical writings were given promotion by the state, and the historians did have the access to the official correspondence records, Wakai reports, and the ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल कोर्ट. जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उस कॉरेस्पॉन्डेंस को बेस बनाकर, और जो भी आई विटनेस होते थे उनको बेस बनाकर जो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन किए गए, दैट वर बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस. That should be broadly called as the Persian literary sources. Persian literary sources do include the historical writings, official histories as well as unofficial histories. Persian literary sources also include the translations of the Sanskrit books into Persian, along with the other compositions like books on jurisprudence and law such as Fatwa-e Jahandari, Fatwa-e Alamgiri. Fatwa-e Jahandari was compiled by a great scholar Barni in the 14th century. Fatwa-e Alamgiri was compiled in the guidance of Aurangzeb. तो ये जो बुक्स थी, इसमें ज़्यादातर जो फोकस है लिटरेरी सोर्सेज में, दैट इज ऑन द हिस्ट्री राइटिंग. But in the garb of the history writing, some semi-historical works were also written, जिनकी historical value काफ़ी कम है, which are narrative. तो history basically in the form of narration. Narration के फॉर्म में. Narration तो इंडिया में पहले भी एंशियंट टाइम्स में था, रामायण, महाभारत, पुराणास, और उसमें भी थोड़ी बहुत डेट्स वगैरह दी गई हैं. बट द कमिंग ऑफ द Muslim rule in India did initiate a new trend of the narration of the events or the recording of the events. अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था,
और उसमें उन्होंने लिखा है कि वंस वी हैव 3 or 4 इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑफ एनी इवेंट, जब हमारे सामने ये चॉइस है कि हम 3-4 रिपोर्ट हैं किसी इवेंट के, 3-4 वर्जन हैं, उनमें से हम कौन सा अडॉप्ट करें, देन वी वुड टेक टू द रूल ऑफ हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी। ये जो ट्रेडिशन है दैट वाज विद द कमिंग ऑफ द मुगल्स, जब मुगल्स यहाँ आए तो इसमें एक नई चीज जुड़ गई थी, दैट दे यूज द ट्रेडिशन ऑफ द पर्शिया हिस्ट्री राइटिंग इन पर्शिया। पर्शिया में जो हिस्ट्री राइटिंग होती थी उसके ट्रेडिशन को उन्होंने अडॉप्ट किया, एंड देन दे ऑल्सो टुक टू एंश्योर ए ग्रेटर डील ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो ये इसमें हमारा सबसे पहले जो आएगा पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस में, वो आएगा हिस्ट्री राइटिंग। दूसरा आएगा बायोग्राफीज, बायोग्राफीज सच एज फतूहत फिरोज शाही, तुजुके बाबरी, हालांकि वो पर्शियन में नहीं लिखा था, ओरिजिनली इट वाज कंपोज्ड इन टर्किश बट लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन। और तुजुके जहांगीरी, तो बायोग्राफीज भी लिखी गई, हिस्ट्रीज भी लिखी गई, ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ हिस्ट्रीज वर रिटन। और फिर इसके अलावा बुक्स ऑन ज्यूरिस्ट मैटर्स वर ऑल्सो रिटन, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ उस पर भी लिखी गई, ठीक है। लेटर्स, कॉरस्पॉन्डेंसेस जो हैं वो अलग हैं, लेटर्स, कॉरस्पॉन्डेंसेस, सम पोइट्री बुक्स, उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यही मेन होना चाहिए। तो पहले जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप इसमें ये बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस, इंक्लूडिंग बोथ द सल्तनत एज वेल एज मुगल्स एज ऑल्सो द लोकल प्रोविंशियल किंगडम्स। जैसे मोहम्मद कासिम हिंदू बेग फरिश्ता अस्त्राबादी ने अपनी एक तारीखी फरिश्ता लिखी थी। इस तरह से जो ऑफिशियल हिस्ट्रीज बाहर भी लिखी गई दिल्ली सल्तनत और मुगल के, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोविंशियल हिस्ट्रीज को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये तो आपने बता दिया, अब बेसिक जो इश्यू है वो है हाउ डिड इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। स्पिरिट ऑफ द एज क्या है भाई, ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम तो था नहीं। There were lot many sycophants, flatterers in the court. In the medieval times, the sultans, which were absolute monarchs, which claimed the divine status like Balban, Akbar, they had little toleration for dissent. Protest को स्वीकार नहीं कर सकते थे, उन्हें अपनी प्रशंसा कराना अच्छा लगता था। That's why the literature did not include the themes that might go to displease the monarchs. The literature is full of flattery. इससे it marred the quality of the literary sources. Qasidas, ghazals, they were simply written in the praise of God or of the king. तो स्वाभाविक था, फ्लैटरी के बिना, साइकोफेंसी के बिना गुजारा नहीं होता था। तो यही स्पिरिट ऑफ द एज है। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोर और लेस ब्रॉडली द नरेशन ऑफ द हिस्ट्री बुक्स इज ऑब्जेक्टिव। History books which were written officially or unofficially, they are based on the data, facts, figures and more or less accurate dates, जो कि तुर्कों के आने से पहले भारत में नहीं था। लेकिन जब हिस्ट्री बुक्स which were based on simple narration, जब नरेशन पर आधारित जो बुक्स लिखी गई, तो फिर उसमें क्या चीज रह गई, and they were more or less based on objectivity, उसमें सब्जेक्टिविटी कम है, फिर भी वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। वैसे ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरह से कभी होती नहीं हिस्ट्री राइटिंग में। इनिशियली they were biased in favor of ruling class. In the writings of Tarikh-e-Firoz Shahi, we come across with the derogatory terms used for Hindus.
But with the passage of time and with the coming of the Mughals, such type of biasness against the local subjects was more or less removed. History then becomes more or less secular, more or less unbiased, and very much impartial account of the data and records. ठीक है? And one more feature of the time that was that, no doubt, initially there was lot of criticism of the low-born people in the account of Tariq-e-Firoz Shahi of Ziauddin Barni or of Fakr Mudabbir's अजबनामा. तो उनमें जो लोअर क्लास थी, जिनका लो ओरिजिन था, उनके बारे में काफी कुछ नेगेटिव लिखा गया है. हालांकि जो टर्क्स थे, टर्क्स वर बिलीवर इन मोर और लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एगैलिटेरियनिज्म और इक्वालिटी की बात कहते थे. इस्लाम बिलीव्स नॉट इन द इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट. लेकिन यहां आकर टर्क्स का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा बदल गया था. एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन द हाई एंड लो बॉर्न. उनमें आपस में भी होता था, अफगान हैं, कोई टर्क्स हैं, प्योर टर्क्स हैं, कोई लोअर टर्क्स हैं, कोई खिलजी हैं, तो वो आपस में भी काफी बट गए थे. बट अदरवाइज मोर और लेस ए जनरल कंसेंसस ऑफ द हिस्टोरियंस वाज इन फेवर ऑफ द इक्वालिटी. सच टाइप ऑफ derogatory language used against the low-born was no more available in the Mughal official history writing. Element of bias against the Hindus initially in the Sultanate was far more greater, but it was subdued in the course of time, particularly in the writings of Abul Fazl. तो हिस्ट्री का एक जो मेजर जो एस्पेक्ट है जो कि एज को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग द एब्सोल्यूट monarchy, and the literature is more or less elitist in nature. Literature is more or less elitist in nature. Persian was the language of the elites, and the literature is filled with flattery and psychophancy. Second thing, that literature is full of facts, data, dates, and lot of information about social, economic, political, religious activities. And herein lies a very positive aspect of the time and meritorious quality of the literature, that is that literature focused more on this world and not on the other world. Any literature was related more or less the material aspects of life. No doubt there was a bias in favor of Islam, but then literature focused more on the materialistic outlook. And literature is not fanciful, fancied, fanciful and not fanciful, in the sense that it's not filled with irrational stories, just like the feudal stories in the times of Rajputs, just like Arakhand of Jagnik. Literature is more or less realistic. इसी में हम एक और पॉइंट इसी में जोड़ देंगे, तीसरा पॉइंट, लिटरेचर इज फुल ऑफ रियलिज्म, की नोट ऑफ रियलिज्म. लेकिन लिटरेचर इज नॉट क्रिटिकल. व्हेन Mu'tamid Khan, the official historian in the times of Aurangzeb, was asked to prepare the next segment of Alamgir Nama, तो उन्होंने कहा था कि बस रिपोर्ट्स वकाई चाहिए और कोर्ट की ऑफिशियल जो सेंट्रल कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग्स चाहिए, हिस्ट्री का नरेशन हो जाएगा. तो इन द पार्लेंस ऑफ द मुगल टर्म्स, द लिटरेचर वाज सिंपली द नरेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड डेटा एंड डेट्स एंड सीक्वेंसेस. इसका मतलब यह है कि उसमें क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज बेसिकली द रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स? नो.
History is basically the understanding behind the events, social, economic, political, religious understanding of all those processes of change. उस broader sense में history writing नहीं की गई. तो no doubt the munshis or the historians did have access to the records, access to the coins, access to the inscriptions, लेकिन उन्होंने coins का और inscriptions के डेटा का यूज नहीं किया, इनका कोई यूज नहीं किया. अगर ये इनका यूज करते तो फिर हिस्ट्री राइटिंग वुड हैव बीन मोर बैलेंस्ड. लेकिन फिर भी हिस्ट्री राइटिंग में ये स्पिरिट है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द टाइम. इस तरह की अप्रोच जितनी भी मेडाइवल एजेस हैं, यूरोप में हैं, बाहर हैं, वो सब जगह एक ही जैसी थी. यहाँ भी कुछ अलग नहीं हो सकता था. लेकिन लिटरेचर was known for the intellectual honesty. And it's very interesting that in the writings of the historians, it was really impossible to find any derogatory term, any derogatory language for the women. There was a lot of reflection on the evils in the society, but then the women are, when they were used, they were mentioned in a very high moral ground. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो स्पिरिट ऑफ टाइम को व्यक्त करता है. आज लिटरेचर में इंटॉलरेंस भी बहुत कम है. Irrespective of the subjective episodes of the times, from time to time, we come across broadly a consensus that literature would not be filled with vulgarity. Vulgarity literature में नहीं होगी. And literature of this time would also be syncretic in nature. दो तरह की करंट होती हैं. एक तो ऑफिशियल करंट है जिसमें एलिटिस्ट है लिटरेचर, और दूसरी तरह का जो करंट है वो अंडर करंट है. दैट वॉज बेसिकली सिंबॉलिक ऑफ द सिंथेटिक अप्रोच, सिंबॉलिक ऑफ द इंटरमिंगलिंग अप्रोच ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इसे हम सिनक्रेटिक टेंडेंसी कहते हैं. सिनक्रेटिक टेंडेंसी, ये सिनक्रेटिक टेंडेंसी सिंथेटिक और सिनक्रेटिक टेंडेंसी लिटरेचर में हमें मिलती है. दिस इज अवेलेबल इन द राइटिंग्स ऑफ दारा शुकोह, सूफी राइटिंग्स लाइक मलफूजात, बहर अल हयात ऑफ मोहम्मद गौथ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अंडरलाइंग करंट ऑफ द Persian literary sources was at a sublime level, was attempting a kind of synthesis among the different communities. No doubt literature is elitist. ये तो बात पक्की है कि आम आदमी के दुख दर्द का उसमें ज़्यादा ब्यौरा नहीं होता. हाँ, हिस्टोरिकल राइटिंग्स में जब कभी ऐसा होता था कि भाई अकाल पड़ गए हैं तो लोगों की समस्याओं को उसमें रिफ्लेक्ट जरूर किया जाता था. But literature does not reflect the sentiments of the common people. ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है. लेकिन literature is filled with love of nature, love for nature, love for the natural beauty, geographical dimensions of the country. We are at the beginning of the Sultanate initially, and when we come to the end of the Mughal, in the times of Aurangzeb, literature became more or less increasingly geographical information, realistic geographical information. यानी लिटरेचर में ये बात फीलिंग निकलती है कि this class of the ruling people, they did accept that this is their country. This is their country and we have to live in this country, and they started admiring the beauty, geographical beauty, rivers, etc. So more or better geographical understanding of this subcontinent is reflected in this literature. अब हम इसको conclude कैसे करेंगे?
Thus, we can say that literature of the time in Persian was more reflective of the realities of the situation, economic conditions, weights, measures, urbanization, and other related aspects like monetization, economic exchanges, weights, measures, etc., as also the social issues, problems attending the society. Literature is full with realistic solutions to the problems of the life, problems of the society. इस तरह से हम इसे conclude कर सकते हैं. With this we come to the end of this discussion. Thank you very much for being with me. Take care.